राधे राधे, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। एक प्यारी सी हेलो के साथ स्वागत करती हूँ मैं तमन्ना, आपका अपने चहीता चैनल जीके बाय प्रदीप सर। सो दोस्तों, आज 30 जून 2020 की इस क्लास में हम देखेंगे आज की रिलेटेड करंट अफेयर के जितनी भी क्वेश्चंस रहे। कल हमने जो वीडियो देखी थी उसमें हमने जो करंट अफेयर डिस्कस की थी उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी देखेंगे, जिससे आपकी रिवीजन हो जाएगी। और आज की जो नई कुछ करंट अफेयर रही हैं आज वो भी हम डिस्कस करेंगे। सो दोस्तों, सबसे पहले वही कि हम हमारी आज की दिन की और इस वीडियो की शुरुआत करेंगे एक बेहतरीन से मोटिवेशनल कोट के साथ, या कहें कि एक बेहतरीन से विचार के साथ। तो देखिएगा दोस्तों, क्या रहा कि आपको शायद इनकी पिक्चर देखकर ही हंसी आती होगी, आप कौन नहीं जानता इन्हें। तो सबसे पहले तो यही दोस्तों कि अगर हम इसमें पढ़ें कि लाइफ इज़ टू शॉर्ट स्माइल वाइल यू स्टिल हैव टीथ। अगर हिंदी में बात करें कि जब तक आपके पास दांत है आप मुस्कुराइए, अच्छे लगेंगे। अब दोस्तों, बात अगर मुस्कुराहट पर आती है तो सिर्फ इतना कहूँगी कि अपनी खुशी की चाबी किसी दूसरे के हाथ में ना दें, रोबोट ना बने। 2 मिनट का टाइम लूँगी। एक बात कहूँ कि जब हम छोटे होते हैं बहुत खुश होते हैं क्योंकि हमें दुनियादारी की समझ नहीं होती है। थोड़े से बड़े होते हैं हम खुश नहीं होते, क्यों? क्योंकि अभी तो कॉलेज करना है, स्कूल करना है, उसके बाद खुश हो जाएंगे। वो भी हो गया। उसके बाद क्या सोचते हैं कि नौकरी मिल जाए फिर खुश रहेंगे, वो भी मिल गई। उसके बाद क्या होता है कि शादी हो जाए, फैमिली सेटल हो जाए, फिर खुश रहेंगे, तब भी खुश नहीं होते। उसके बाद क्या कहते हैं कि हमारे बच्चे सेटल हो जाए तब खुश होंगे, फिर भी हम खुश नहीं होते। उसके बाद क्या होता है कि काश सारा परिवार हमारे साथ रहता, बच्चे हमसे दूर ना जाते, तब हम ज़्यादा खुश रहते। तो दोस्तों, जब तक ये हमारा प्रोसीजर चलता है ना ज़िंदगी का, हम खुश नहीं रह सकते। छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढिए। आज आप अगर ये वीडियो भी देख रहे हैं तो इसमें भी कुछ ना कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग देखिए कि आपका मन भी लगे, चेहरे पर खुशी भी हो, मुस्कुराहट हो, और उसी के साथ रोज सुबह दिन की शुरुआत कीजिए। ओके दोस्तों, सो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास रिलेटेड टू करंट अफेयर। क्लास समरी देख लेते हैं कि क्या कुछ कैसे रहेगा। तो देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे मोटिवेशनल कोट, जो हमारा हो गया है एक अच्छे विचार के साथ। इसके बाद हम देखेंगे क्विज रिलेटेड क्वेश्चन। कल मैंने बच्चों के कमेंट देखे थे जिसमें बच्चों ने कह रखा था कि मैम एक आधा क्वेश्चन इंटरेस्टिंग बनाने के लिए क्लास को कि ऐसा लेकर आओ कि आप एक क्वेश्चन पूछो, हम आपका कमेंट बॉक्स में उसका आंसर करेंगे। तो वही आज आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी, आपको उसके बारे में जानना है, कमेंट बॉक्स में उसका आंसर कमेंट करना है। और उसके बाद देखेंगे एमसीक्यूज फॉर्म में क्वेश्चंस। एमसीक्यूज फॉर्म में क्वेश्चंस वो रहेंगे जो हमने कल करंट अफेयर पढ़ी थी उससे रिलेटेड रहेंगे। ये देखने के लिए आपको कल का कितना याद है, इससे आपकी रिवीजन भी होगी। उसके बाद देखेंगे करंट अफेयर रिलेटेड टू जो अब की कल के बाद अब तक की जितनी भी करंट अफेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रही वो देखेंगे। उसके बाद हरियाणा की करंट अफेयर को हम डिस्कस करेंगे। स्टेट से रिलेटेड हरियाणा की कुछ स्कीम्स जो आई हैं उनके नेम देखेंगे, ताकि जो अगर सेंटर का भी एग्जाम हो चाहे स्टेट का एग्जाम हो, अगर वो स्कीम का नेम आता है तो उसके बारे में आपको पता हो, वो डिस्कस करेंगे। ओके दोस्तों, सो अब हम चलते हैं हमारे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो क्विज बेस्ड रहेगा। आपसे आज का जो क्वेश्चन है वो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, व्हेन जम्मू कश्मीर बाइफरकेटेड का मतलब है कि जब कश्मीर का विभाजन हुआ था। अभी कश्मीर और लद्दाख जो एक यूनियन टेरिटरी बनी है हमारी, कश्मीर और लद्दाख, पहले जम्मू कश्मीर था उसको 2 भागों में बांट दिया गया है। आपको वही बताना है कि कश्मीर का जब विभाजन हुआ था उसके तहत किस अधिनियम के तहत जो कमेटी बनी थी, मतलब कि कश्मीर के विभाजन का टाइम जब हुआ था तो वो एक कमेटी के अंतर्गत उसकी जितनी भी एसेट और लायबिलिटी, मतलब जितनी भी संपत्ति थी, जितनी भी लायबिलिटी, उन पर दायित्व थे, उनको बांटा गया था आपस में लद्दाख और कश्मीर के बीच में। तो वो एक कमेटी बनाई गई थी उन सब चीज़ के लिए। आपको बताना है वो किस अधिनियम के अंतर्गत बनाई गई थी। इसी से रिलेटेड दूसरा रहेगा कि जो वो कमेटी बनाई गई थी उसके प्रमुख कौन थे। बात करें तो हु वॉज द हेड ऑफ द कमेटी, उस कमेटी के हेड कौन थे। ये है आज का हमारा क्वेश्चन जो क्विज बेस रहेगा। आपको इसके बारे में पढ़ना है और बेहतरीन से बेहतरीन बच्चे बेहतरीन तरीके से कमेंट बॉक्स में आपको आंसर करना है। ओके दोस्तों, अब हम बिना किसी टाइम गवाए हमारा स्टार्ट करते हैं हमारा आज का फर्स्ट एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन जो हमने कल करंट अफेयर में देखा था। तो देखिए और दोस्तों, नासा हेडक्वार्टर्स टू बी रीनेम्ड फॉर द मैरी डब्ल्यू जैक्सन। अगर हिंदी में बात करें तो जो नासा हेडक्वार्टर है उसने क्या किया है, अभी अपना नाम मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर रखने का कहा है। अब मैरी डब्ल्यू जैक्सन का कल भी मैंने बताया था, ये कौन थी, ये लेडी थी जो नासा की एक साइंटिस्ट रही हैं। और साइंटिस्ट की बात करें
तो ये एक हिस्ट्री मेकर साइंटिस्ट रही हैं, तो इन्हीं की याद में मैरी डब्ल्यू जैक्सन नासा का नाम रखा जाएगा। अब क्वेश्चन क्या बनता है कि वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नासा, नासा का हेडक्वार्टर कहाँ है। अब अगर ऑप्शन की बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन न्यूयॉर्क यूएसए, जिनेवा स्विट्जरलैंड, वॉशिंगटन डीसी यूएस, लंदन यूके, रोम इटली। अगर हम ऑप्शनों को भी देखकर चलें, वैसे अगर इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें, कल हमने डिस्कस किया था हेडक्वार्टर ऑफ नासा, तो जो आपका आंसर बनता है दोस्तों वो बनता है सी ऑप्शन, वॉशिंगटन डीसी यूएस में नासा का हेडक्वार्टर है। अब वॉशिंगटन से एक चीज़ और देख लेते हैं, ये जो आपका है ये इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का भी हेडक्वार्टर है। आईएमएफ की अगर बात करें तो आईएमएफ का भी वॉशिंगटन डीसी में आपका हेडक्वार्टर है। दूसरा देखें तो ये वर्ल्ड बैंक का भी हेडक्वार्टर है। यहाँ पर दो चीज़ें आपको और याद रखनी है, पहली तो यही हो गई कि नासा का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी यूएस, दो चीज़ें इसके साथ और ऐड कर दी, पहला आईएमएफ का हेडक्वार्टर, दूसरा वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर। अब वर्ल्ड बैंक आया है तो वर्ल्ड बैंक से एक चीज़ और आपको याद रखनी है, ये 1945 में एस्टेब्लिश किया गया था। ओके, अब ये तो हो गई इस क्वेश्चन के आंसर की बात। अब ये अगर अदर चार ऑप्शन अगर हम देखते हैं और चार आपके पास नाम दिए गए हैं, कहीं ना कहीं अगर ये आप नाम पढ़ रहे हैं तो ये भी किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर हैं। शायद किसी बच्चे को माइंड में आ भी रहा होगा कि न्यूयॉर्क यूएस में भी कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट तो है। तो हम क्या करेंगे, हम अदर ऑप्शन के साथ भी खेलेंगे दोस्तों, ताकि अगर इनसे हटकर भी कुछ आता है ना, करंट अफेयर से हटकर भी थोड़ा सा अलग पूछते हैं, तो हम उसे हैंडल कर सकें, एग्जाम में कर सकें। तो इसी क्वेश्चन पर अगर हम बेस करें तो न्यूयॉर्क यूएसए की बात करें तो ये आपका यूएन का हेडक्वार्टर है। यूएन की बात करें तो ये 1945 में एस्टेब्लिश किया गया था। जिनेवा स्विट्जरलैंड की बात करें तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में बहुत से ऑर्गेनाइजेशन है। सबसे पहले तो यही है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का। अगर WHO की बात करें 1964 में ये एस्टेब्लिश की गई थी। दूसरी बात करें तो ये UN कॉन्फ्रेंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट का भी हेडक्वार्टर है। और उसके बाद और बात करें तो जिनेवा स्विट्जरलैंड जो आपका है वो ILO की बात करें तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, उसका भी हेडक्वार्टर है। तो न्यूयॉर्क, जिनेवा स्विट्जरलैंड, वॉशिंगटन डीसी देख ली। अब बात करते हैं लंदन यूके मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है। यहाँ अभी दिसंबर में एग्जाम्स हुए थे, उसमें यहाँ से क्वेश्चन उठा था और वो क्वेश्चन क्या था दोस्तों कि जो आपका इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है। ये बनेगा आपका स्टैटिक पोर्शन से रिलेटेड। ओके, आपको सिर्फ सुनना है, राइटिंग पर ध्यान मत दीजिएगा, सुनिएगा, ध्यान यहाँ रखना है। राइटिंग पर ज़्यादा ध्यान दोगे तो शायद सुना हुआ मिस करोगे, और सुना हुआ मिस करोगे तो कहीं ना कहीं एग्जाम में आप मार खाओगे। तो आपको सुनने पर ज़्यादा ध्यान देना है कि लंदन यूके में क्या रहा, आपका इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर रहा। अब बात करें रोम इटली की, तो रोम इटली में आपका फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। ओके, इतना याद रखना है। अगर बात करें तो FAO की, FAO का हेडक्वार्टर आपका कहाँ है, रोम इटली में है। ये क्वेश्चन हो गया आपका। नासा का हेडक्वार्टर भी देख लिया, उसके साथ साथ हमने इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के भी हेडक्वार्टर देखे। ओके दोस्तों, अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन जो रहा देखिएगा दोस्तों, सचिन बंसल। कल मैंने वीडियो में बताया था, कल की क्लास में हमने इस नेम को पढ़ा था, आपको याद आ रहा होगा, सचिन बंसल। सचिन बंसल कौन थे, फ्लिपकार्ट के को फाउंडर। फ्लिपकार्ट हर कोई बच्चा जानता है फ्लिपकार्ट क्या है। तो फ्लिपकार्ट के जो को फाउंडर थे सचिन बंसल, उन्होंने अभी क्या किया है, एक स्टार्टअप लिया है, एक नया स्टार्टअप लिया है, मतलब वो नई चीज़ लेकर आए हैं। वो नई चीज़ क्या है, नवी की बात करें तो ये एक ऐप है दोस्तों, नवी ऐप। और अब नवी ऐप का काम क्या है, तो ये क्या करेगी, लॉन्चेस न्यू इंस्टेंट लैंडिंग ऐप। ये लैंडिंग ऐप से आपको समझ में आ रहा होगा, ये आपको उधार देने का काम करेगी। आपको अगर इंस्टेंट मतलब एकदम से अचानक से आपको रुपए की ज़रूरत पड़ी तो आप यहाँ से नवी ऐप डाउनलोड करें, वहाँ की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होंगी वो फुलफिल करिए, और आपको इसके अंतर्गत क्या होगा, 5 लाख रुपीज़ तक का इंस्टेंट आपको मिलेगा, उधार मिलेगा। और आपको क्या करना है, वो 36 मंथ की में पे करना है। ये इसकी दो चीज़ें आपको याद रखनी है नवी ऐप से रिलेटेड। अब पूछा गया है कि वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ नवी। जो ये नवी है, ये नवी ऐप है, अभी नवी ऐप की बात की है, और ये नवी ऑर्गेनाइजेशन है जो सचिन बंसल की है। ओके, तो अब बात की जाए नवी की, तो नवी का हेडक्वार्टर कहाँ रहा।
ऑप्शन देखिएगा, मुंबई, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता। अगर हम इस क्वेश्चन के आंसर की बात करते हैं तो जो आपका आंसर बनता है दोस्तों वो बनता है बेंगलुरु। बेंगलुरु कर्नाटका में नवी का हेडक्वार्टर रहा। अब अगर बात करें और ऑप्शंस की तो देखिएगा, हम और ऑप्शन के साथ अगर जाएं तो मुंबई, सबसे पहले तो मुंबई का सेंट्रल बैंक कौन सा है हमारा, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो उसके जो गवर्नर हैं वो अभी फिलहाल कौन है, शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास के साथ आरबीआई के एस्टेब्लिश की बात करें तो 1945 में एस्टेब्लिश रहा। तो मुंबई से एक चीज़ याद रखनी है, आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में है। ओके, और यहाँ से एक चीज़ और याद रखनी है आपका, सेबी सुना होगा, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आरबीआई और सेबी दोनों का हेडक्वार्टर आपका मुंबई में रहा। अब बात करें न्यू दिल्ली की तो न्यू दिल्ली में देखिएगा दोस्तों, आपका सबसे पहले तो एनएचबी जो नेशनल हाउसिंग बैंक है उसका हेडक्वार्टर रहा। और नेशनल हाउसिंग बैंक की बात करें तो ये 1988 में बना था। दूसरा बात करें तो न्यू दिल्ली में एक और हेडक्वार्टर है, वो रहा टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी का। ओके, ये यहाँ पर दो हेडक्वार्टर आपको याद रखकर चलने हैं, एनएचबी का और टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी का। और बेंगलुरु हमने डिस्कस कर ही लिया, ये नवी का हेडक्वार्टर रहा। अब बात करते हैं हैदराबाद की, तो हैदराबाद में भी एक हमारी जो नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसका हेडक्वार्टर है, तो वो कौन सी है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ओके, IRDA की बात करें तो मोस्ट कॉमन है और यहाँ से मेनली क्वेश्चन भी बनता है। तो IRD का हेडक्वार्टर कहाँ है, हैदराबाद में है। आपको इतना चीज़ याद रखकर चलनी है। उसके बाद बात करें कोलकाता की, तो जो कोलकाता है वहाँ पर हेडक्वार्टर किसका है, इकोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इकोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का आपका हेडक्वार्टर कहाँ है, कोलकाता में है। GSI की बात करें तो ओके, ये हेडक्वार्टर्स हैं नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के जो आपको याद रखकर चलने हैं। अब मूव करते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, थर्ड, जो हमारा कल की करंट अफेयर पर बेस्ड था। तो देखिएगा दोस्तों, आज का क्वेश्चन अगर हम देखें थर्ड, येस बैंक, हमने कल येस बैंक को पढ़ा था। उसने अभी क्या किया है, पार्टनरशिप की है, और किसके साथ की है, UDMA के साथ उसने पार्टनरशिप की है। ओके, येस बैंक ने अभी UDMA के साथ पार्टनरशिप की है। अब पार्टनरशिप की है, पार्टनरशिप यूं ही तो करेंगे नहीं, कुछ ना कुछ नया लेकर आ रहे होंगे वो। तो अभी उन्होंने किस लिए की है, लॉन्च की है। अब UDMA की अगर बात करें तो ये बता देती हूँ दोस्तों, ये एक टेक्नोलॉजी फर्म है, जो टेक्नोलॉजी बेस्ड फर्म है, मतलब ये टेक्नोलॉजी रिलेटेड वर्क करती है। तो येस बैंक और UDMA ने क्या कहा, आपस में आए और कुछ नया लॉन्च किया। अब नया लॉन्च क्या किया, युवा पे, येस बैंक युवा पे, यस युवा, आपको याद रह जाएगा, येस बैंक युवा पे नेम कहीं ना कहीं कोरिलेट करता है। तो युवा ऐप अगर आ जाए ना, कौन से बैंक ने लॉन्च किया है, तो येस बैंक ने लॉन्च किया है। अगर एग्जामिनर थोड़ा सा डीपली आपसे खेल जाता है, क्वेश्चन पूछ लेता है डीपली, तो ये पूछेगा कि उसने किसके साथ पार्टनरशिप की, तो UDMA के साथ पार्टनरशिप की, आप इजिली बता सकते हो। अब उन्होंने क्या किया है, युवा पे एक लॉन्च की है। अब युवा पे की बात कर लेते हैं कि युवा पे क्या है। सुनिएगा सिर्फ, कि जैसे आप यूज़ करते होंगे UPI, पेटीएम, सेम वैसे ही युवा पे आपके लिए काम करेगी। कॉन्टैक्टलेस इसमें आप क्या है, भुगतान कर सकते हैं अपनी किसी भी पेमेंट का, चाहे वो आपके घर के बिल हो, बिजली का बिल हो, लाइट पानी का बिल हो, चाहे आपको EMI भरनी हो, कुछ भी हो, वो आप युवा पे के अंडर भर सकते हो, थ्रू भर सकते हो। UPI हो गया आपका पेटीएम हो गया, उसी की तरह ये काम करेगा। अब क्वेश्चन क्या है यहाँ से, कि हु इज़ द MD एंड CEO ऑफ येस बैंक, कि MD एंड CEO बात करें येस बैंक की। अब येस बैंक नेम आया है, तो मैंने जब कल कहा था आपको, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी स्टेट हो, कुछ भी आ जाए, आपको उससे रिलेटेड 2-3 चीज़ें हमेशा याद रखनी होती हैं। स्टेट आ गया, स्टेट का नाम आते ही सबसे पहले आपको 3 चीज़ें माइंड में आनी चाहिए, कैपिटल, CM, गवर्नर। कैपिटल, CM, गवर्नर, तीनों चीज़ रट लो, उसके बाद न्यूज़ पढ़ो। अगर आपको वो नहीं आ रहा ना, तो सबसे पहले वहाँ जाओ कि इसके कैपिटल, CM और गवर्नर कौन है, हमें पहले वो देखना है, वो देखो, उसके बाद आपको न्यूज़ पढ़नी है। सेम यही हम फॉलो करेंगे कि आपको येस बैंक का इसमें हेडक्वार्टर बताना है, कि येस बैंक का है जो MD एंड CEO बताना है, सॉरी। तो येस बैंक के अगर MD एंड CEO की बात करें, ऑप्शन देखिएगा, प्रशांत कुमार, अजय त्यागी, रजनीश कुमार, SS मल्लिकार्जुन राव और शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास मोस्ट कॉमन, आप बता ही दोगे कि ये हमारे RBI के गवर्नर हैं। एक ऑप्शन तो आपका हो गया एलिमिनेट, आपको पता नहीं है, शायद एग्जाम में हो सकता है, कई बार हमने कुछ देखा, क्वेश्चन देखा, आपको क्वेश्चन का आंसर में भी ना पता हो,
आपको नहीं पता होगा कि आपने वो शायद न्यूज़ ना पढ़ी हो, खबर ना पढ़ी हो, मगर दोस्तों उसमें जो ऑप्शन होते हैं ना वो कहीं ना कहीं करंट अफेयर में रहे होते हैं। तो आप ऑप्शन एलिमिनेशन से भी क्वेश्चन कर सकते हो और आपके 90% चांस होते हैं कि वो ठीक हो। इसमें भी हम वही करेंगे, ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं। शक्तिकांत दास एलिमिनेट हो गया, पीछे रह गए 4। अब 4 में से आपको देखना है। सो अगर हम बात करते हैं कि इसमें ऑप्शन की, तो अजय त्यागी अभी क्या किया है दोस्तों, ये सेबी के चेयरमैन बने हैं। ओके, सेबी के चेयरमैन किन्हें बनाया गया है, अजय त्यागी को, ये यहाँ से याद रखना है। शक्तिकांत दास कौन रहे, आरबीआई के गवर्नर रहे। उसके बाद बात करें एसएस मल्लिकार्जुन राव की, तो दोस्तों यहाँ से याद रखना है ये इलाहाबाद बैंक है जो आपका, उसके एमडी एंड सीईओ हैं। ओके, ये यहाँ से याद रखना है। 3 ऑप्शन एलिमिनेट, 2 रह गए, फर्स्ट और थर्ड आपके। तो फर्स्ट और थर्ड में अगर बात करें रजनीश कुमार की, तो दोस्तों रजनीश कुमार आपके एसबीआई बैंक के एमडी एंड सीईओ हैं, ये आपको याद रखना है। ओके, अब आपको ये 4 आपने कर दिए तो 5वां ऑटोमेटिकली आपका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनता है, प्रशांत कुमार क्या रहे, आपके यस बैंक के एमडी एंड सीईओ रहे। बाकी ये 4 ऑप्शन फटाफट देख लेते हैं। अजय त्यागी सेबी के चेयरमैन रहे, रजनीश कुमार एसबीआई के एमडी सीईओ रहे, एसएस मल्लिकार्जुन राव की बात करें इलाहाबाद बैंक के एमडी सीईओ रहे, शक्तिकांत दास आरबीआई के अभी गवर्नर हैं ये। ओके, सो अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कल हमने पढ़ा था स्विस नेशनल बैंक के बारे में। ओके, ये एक इंटरनेशनल बैंक है और मैंने कल आपको एक फैक्ट भी बताया था कि अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट जारी की गई थी एक, जिसमें क्या था कि स्विस नेशनल बैंक में बात करें तो इसमें हमारी इंडिया की तरफ से क्या है दोस्तों, $1500 जो बिलियन है हमारा पैसा इसमें एज एन ब्लैक मनी सबमिट है। ये ऐसे न्यूज़ में आ रही थी, ये फैक्ट था। बहुत बुरी बात थी वैसे इंडिया के लिए कि एज एन ब्लैक मनी हमारा इतना रुपया स्विस नेशनल बैंक में जमा है, वो अलग एक बात है, हमने वैसे डिस्कस कर लिया। हम हमारे क्वेश्चन पर आते हैं कि स्विस नेशनल बैंक ने क्या किया है, अभी रिलीज़ की है एनुअल बैंकिंग स्टैटिस्टिक 2019 के नेम से एक रिपोर्ट। ओके, क्या किया है स्विस नेशनल बैंक, जिसने अभी एक रिपोर्ट की है, रिपोर्ट को जारी किया है एनुअल बैंकिंग स्टैटिस्टिक 2019 के नेम से रिपोर्ट। अब रिपोर्ट जारी की है तो उसने क्या किया होगा, रिपोर्ट में अलग अलग कंट्रियों को अलग अलग उनकी रैंक दी होगी। यही हुआ है कि इस बार की इंडिया की जो आपको है इसमें रैंक बतानी है। क्या बताना है, एनुअल बैंकिंग स्टैटिस्टिक 2019 रिपोर्ट किसने लॉन्च की, स्विस नेशनल बैंक ने। अब स्विस नेशनल बैंक ने इस रिपोर्ट के अंदर इंडिया की जो रैंक आई है वो क्या रही आपको बतानी है। ऑप्शन देखिएगा 133, 77, 30, 62, 5। ये अगर ऑप्शन की बात करें दोस्तों, ये जारी अभी रिसेंटली हाल ही में जारी हुई हैं, बहुत सी रिपोर्ट निकाली गई हैं 2020 में, तो कहीं ना कहीं ये रैंक रही है इंडिया की, वही ऑप्शन में मैंने रखी हैं ताकि आपकी रिवीजन भी होती रहे और आपकी जो करंट अफेयर है वो भी चलती रहे। ये पीछे कहीं ना कहीं करंट अफेयर से रिलेटेड ही रही हैं। अब हम डिस्कस करते हैं, ऑप्शन एलिमिनेशन पर काम करते हैं, ऑप्शन को देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ए ऑप्शन की, तो 133 इसकी बात करें तो दोस्तों ये आपकी क्या रही है, ये वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। ओके, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स अभी लॉन्च किया गया था, या बात करें रिपोर्ट की, उसमें जो इंडिया की रैंक रही थी वो रही थी 133 रही थी। और अगर इसमें बात करें टॉप की कि कौन सा देश है जहां पर हैप्पीनेस, वर्ल्ड हैप्पीनेस से आप समझ रहे होंगे कि एक आदमी संतुष्ट रहता है अपने किए हुए कार्य से, उसे उसका भुगतान पूरी तरह से मिलता है, वो खुशी के मामले में अगर बात करें कि सबसे अगर इंसान है तो वो टॉप रहा आपका आइसलैंड। ओके, आइसलैंड इसमें टॉप किया, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में टॉप आइसलैंड रहा और इंडिया की रैंक रही 133। अब बात करते हैं हम ऑप्शन ई की 5, पहले 5th देख लेते हैं कि ये 5th रैंक इंडिया की किस में रही। तो ये अभी रिसेंटली बात करें तो 10-15 दिन पहले ही निकाली गई है, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। ओके, ये अभी 10-15 दिन पहले ही निकाली गई है रिपोर्ट। बहुत अजीब बात है और शायद दुख की भी बात है कि जिसमें वर्ल्ड क्लाइमेट रिस्क की बात करें कि जहां हमारे पर्यावरण को बहुत ज़्यादा रिस्क है, तो उसमें इंडिया की जो रैंक रही है वो रही है 5th, 5वें नंबर पर आपका इंडिया रहा है, जिसमें क्लाइमेट को, हमारे जो वातावरण को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो बात है, पर हमें तो याद करना है क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू एज एन हमारे एग्जाम क्रैक करने के लिए, तो सिर्फ इतना याद रखना है कि जो 5th रैंक है वो आपकी किस में रही, ग्लोबल
क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में। ओके, अब बात करते हैं ऑप्शन डी की 62 की। तो आपका देखिए दोस्तों इसमें क्या रहा, इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स। ओके, ये आपका रहा इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स। अभी हमने पीछे पढ़ा था ना दोस्तों, फिफ्थ जो हमने कहा था कि ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में आपकी फिफ्थ रही, तो उसमें जो टॉप किया था वो जापान ने किया था। जापान की वजह से सबसे ज़्यादा क्लाइमेट पर कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ रहा है, ये चीज़ याद रखना है आपको। अब बात करते हैं दोस्तों, हमने अभी डिस्कस की कि 62 वो रही आपकी इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स में। अगर बात करें इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स की, तो इसमें जो टॉप किया है वो किया है आपकी लिथुआनिया ने। लिथुआनिया जो कंट्री है उसने इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स में टॉप किया है। अब बात करते हैं ऑप्शन सी की 30 की। तो देखिएगा दोस्तों, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग जो इंडेक्स है उसमें आपका जो इंडिया की रैंक रही है वो 30 रही है। और इसमें जो टॉप किया है दोस्तों, तो मैन्युफैक्चरिंग में कौन सी कंट्री सबसे ज़्यादा है, बहुत सी चीज़ें बनाती रहती है, तो आपको शायद यहाँ से याद आ जाए कि चाइना ने, ये ज़्यादा आसान मुश्किल नहीं है याद रखना, चाइना ने अभी मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में टॉप किया है। जो इंडिया की रैंक रही वो 30 रही। हमने ये भी डिस्कस कर लिए चारों। तो आपका जो आंसर रह गया वो रह गया 77। तो आपका आंसर क्या बनता है दोस्तों, 77 आपकी रैंक रही इंडिया की एनुअल बैंकिंग स्टैटिस्टिक 2019 की रिपोर्ट के अनुसार। अब 77 दोस्तों अगर बात करें तो एक और इंडेक्स आया था जिसमें सेम यही रैंक थी इंडिया की, तो वो किस में थी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ये यहाँ से याद रखना है। तो 77 दो ऐसी रिपोर्ट रही जिसमें सेम इंडिया की रैंक रही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, और एनुअल बैंकिंग स्टैटिस्टिक 2019 में ये इंडिया की रैंक रही। ओके, अब मूव करते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों क्या रहा कि विच स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट की बात आई है, किसी स्टेट गवर्नमेंट ने अभी क्या है किया है, इंट्रोड्यूस, अभी एक नई चीज़ निकाली है, महापरवाना नेम से प्लान को। ओके, कोई प्लान लेकर आए हैं, स्टेट एक राज्य है जिसने एक महापरवाना नेम से एक इनिशिएटिव शुरू किया है। ये कल हमने पढ़ा था, टू बूस्ट इन्वेस्टमेंट को अगर बात करें कि निवेश को प्रभावित करने के लिए, अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। अब कहीं ना कहीं कोविड का टाइम चल रहा है, कोरोना की वजह से क्या है, कंट्रियां एक दूसरे के साथ रिलेशन बहुत अच्छे से नहीं कर पा रही हैं, दूसरी कंट्रीज़ की जो कंपनीज़ हैं वो यहाँ नहीं आ पा रही हैं, हम इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं कहीं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए क्या किया, एक स्टेट गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है कि आप हमारे यहाँ आकर क्या करो, इन्वेस्टमेंट करो। और आपको क्या की जाएगी दोस्तों, उसके इस प्लान के अंडर कि उनको मंजूरी बहुत जल्दी दे दी जाएगी और एक एश्योरेंस दी जाएगी कि उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट वो कर रहे हैं कहीं ना कहीं उस स्टेट की जिम्मेवारी रहेगी कि उनसे उनको जो होगा नुकसान ना हो। ये सारा प्लान इसमें रहेगा महापरवाना नेम से जो उन्होंने की है। तो ये कौन से स्टेट ने किया आपको बताना है, ऑप्शन हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले तो वही ट्रिपल रूल जो मैंने कहा था कि आपको अगर कोई भी स्टेट का नाम आ जाए तो उसकी कैपिटल उसकी जो बात करते हैं हम सीएम की, और उसकी बात करते हैं गवर्नर की। ये तो आपको दो चीज़ें सबसे पहले माइंड में आनी चाहिए। अब अगर बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा की अगर हम बात करें तो सबसे पहले सीएम की बात करते हैं। सीएम कौन है, मनोहर लाल खट्टर। ओके, अब अगर हम बात करते हैं गवर्नर की दोस्तों, तो गवर्नर कौन है आपके, सत्यदेव नारायण। ओके, ये आपके सत्यदेव नारायण, ये आपके गवर्नर रहे। दो चीज़ें यहाँ से कंप्लीट हो गई हमारी, सीएम और गवर्नर। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के आपके सीएम कौन है, योगी आदित्यनाथ। ओके, योगी आदित्यनाथ। अब अगर बात करें गवर्नर की, तो वो कौन है, आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल आपकी क्या है, उत्तर प्रदेश की गवर्नर है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की देखिएगा दोस्तों, जो सीएम है वो है शिवराज सिंह चौहान। ओके, और अगर बात करें गवर्नर की, तो जो मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं वो हैं आपके लालजी टंडन। ओके, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब हम बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के जो सीएम हैं वो हैं उद्धव ठाकरे। ये तो शायद आपको याद भी होगा, इनको जब सीएम बनाया गया था बहुत सी चीज़ें हुई थी, कभी किसी को सीएम, कभी किसी ने सीएम की शपथ ली, तो थोड़ा सा ये आपको शायद माइंड में इजीली से आ जाए आपके। तो महाराष्ट्र के जो सीएम हैं वो उद्धव ठाकरे हैं। और अगर हम बात करें गवर्नर की, तो गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी।
भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के गवर्नर हैं। उद्धव ठाकरे भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के सीएम और गवर्नर रहे। ओडिशा की बात करें तो ओडिशा के अगर हम सीएम की बात करते हैं तो नवीन पटनायक यहाँ के सीएम हैं। और अगर हम बात करते हैं गवर्नर की तो विप्लव कुमार देव यहाँ के गवर्नर हैं। ओके, ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। ये तो हो गई हमारे ऑप्शन से, हमने जब स्टेट देखा, स्टेट से रिलेटेड सीएम और गवर्नर। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर की कि महापरवाना जो प्लान है वो कौन सा स्टेट लेकर आया है। तो आपका जो आंसर बनेगा दोस्तों वो आपका आंसर बनता है महाराष्ट्र। उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे, उन्होंने अभी क्या किया है, महापरवाना नेम से एक प्लान लेकर आए हैं। और किसके लिए, इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करने के लिए, अपनी ओर आकर्षित करने के लिए निवेश को। ओके दोस्तों, तो अब हम मूव करते हैं हमारे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, हु विल होस्ट फीफा वुमेन वर्ल्ड कप 2023। एक क्वेश्चन तो यहीं से क्लियर हो गया। अगर आपका क्वेश्चन आता है फीफा वुमेन वर्ल्ड कप इस बार अब कब होगा, तो वो 2023 में होगा। एक क्वेश्चन तो यहीं से बन गया। अब फीफा का नाम आया है तो एक चीज़ और याद आनी चाहिए, अभी फीफा T20 वुमेन वर्ल्ड कप हुआ है। ओके, और वो कहाँ पर हुआ था आपका T20, तो वो बात करें ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। अब ऑस्ट्रेलिया में भी वो कहाँ हुआ था, मेलबर्न में हुआ था। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और इसमें जो टीम विनिंग टीम रही थी वो लास्ट में फाइनल में दो टीम हिस्सा लिया था। दो टीम ने, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में था। फर्स्ट टाइम इंडिया के साथ ऐसा हुआ था कि T20 वुमेन वर्ल्ड कप है जो वो फाइनल तक गई थी। और उसमें क्या अफसोस की बात रही कि ऑस्ट्रेलिया विनिंग टीम रही और रनर अप इंडिया रहा। आपको इतना याद रखना है। अब क्वेश्चन पर आते हैं, फीफा वुमेन वर्ल्ड कप 2023 कौन होस्ट करेगा। होस्ट का मतलब है कि ये कहाँ खेला जाएगा, इस बार 2023 में होगा। तो ऑप्शन देखिएगा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, लंदन, इंडिया, ए एंड बी बोथ। तो कल भी हमने पढ़ा था इसे, इस बार दो कंट्रीज़ हैं जो इसे होस्ट कर रही हैं और ये पहली बार होस्ट कर रही हैं। ये इसीलिए इंपॉर्टेंट बनता है। जो पहली बार कहीं वर्ड आ जाता है ना दोस्तों कि पहली बार ऐसा हो रहा है, तो ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसे बना देता है। तो ये याद रखना है कि इस बार पहली बार क्या है, फीफा वुमेन वर्ल्ड कप 2023 हेल्ड कर रही हैं दो कंट्रियां मिलकर, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। आपको इतना यहाँ से याद रखना है। अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हेन वी सेलिब्रेट डेज की बात आई है। अगर बात करें तो कि व्हेन वी सेलिब्रेट, जून का मंथ चल रहा है दोस्तों। आपको जून के मंथ की जितने भी इंपॉर्टेंट डेज है और उन डेज से रिलेटेड थीम है, आपको डे के इस मंथ के एंड में हम कंपाइलेशन दे देंगे, पीडीएफ फॉर्म में आपको मिल जाएगा। जीके बाय प्रदीप सर टेलीग्राम ग्रुप में जाकर आप वहां से पीडीएफ इसकी डाउनलोड कर सकते हो। और इस पे बेस अगर हुआ तो पॉसिबल आपको एक वीडियो देंगे जिसमें सारे मंथ, जितने भी जून मंथ है उसके हर एक डे को आपको समझाया जाएगा और उसकी थीम भी बताई जाएगी। तो इधर उधर देखना नहीं पड़ेगा, आपको ईजिली एक वीडियो में सब प्रोवाइड होगा। तो अब इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हमने अभी डे सेलिब्रेट किया, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइज, MSME डे हमने अभी मनाया है। ओके, और ये आपको बताना है कि कौन से दिन रहा। ऑप्शन देखिएगा, 23 जून, 27 जून, 21 जून, 20 जून, 14 जून। अब जून के मंथ की बात हो रही है, ये तारीखें हमने पढ़ी 23, 27, 21, 20 और 14। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन के आंसर की बात कर लेते हैं। 27 जून, 27 जून को आपका क्या रहा, MSME माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज जो डे है हमने 27 जून को मनाया। अब इन दिनों पर भी हमने कुछ ना कुछ चीज़ें देखी थी, तो आपको बताना है कि हमने क्या क्या देखा था। सबसे ज़्यादा जो बच्चों को ऑलमोस्ट याद होगा 21 जून को, ये हमने कल भी पढ़ा था 21 जून को, जब हमने एक करंट अफेयर में पढ़ा था कि इस बार क्या हो रहा है कि पहली योग विश्वविद्यालय है जो पहला ऐसा होगा जो इंडिया से बाहर कहीं होगा। और वो इंडिया से बाहर कहाँ ओपन होगा, US में ओपन कर रही हैं। अब US में ओपन कर रही हैं और फर्स्ट योग दिवस है, योग विश्वविद्यालय रहेगा। और उसका नाम भी मैंने बताया था किस पर होगा, वो स्वामी विवेकानंद सर के नेम पर वो रखा जाएगा। और वो पहला ऐसा योग विश्वविद्यालय होगा पहली बार जब वो इंडिया से बाहर कहीं खुल रहा है, तो वो कहाँ, US में। ये चीज़ें हो गई। अब आपको 21 जून को क्या हमने देखा था, हमने योग डे मनाया था। अब योग डे की थीम की बात करते हैं यहाँ से। इसमें बच्चे बहुत उलझेंगे, बहुत से क्वेश्चन बनेंगे और अगर एग्जामिनर थोड़ा सा भी अगर खेलता हुआ ना तो बच्चों को ज़रूर फंसाएगा। क्योंकि इस बार जो इसकी थीम है ना दोस्तों, दो रही हैं, एक नहीं है सिंगल, दो थीम रही हैं। फर्स्ट तो रही है ग्लोबली, जो ग्लोबली हर एक मतलब सभी कंट्री के लिए सेम थी। दूसरी थी सेपरेटली, बात करें तो डोमेस्टिकली हम बात कर लेते हैं कि इंडिया की अलग से थी, ऑस्ट्रेलिया की अलग से थी, UK अपनी अलग थीम रख रहा है, अमेरिका अपनी अलग थीम रख रहा है। ऐसे
कंट्रियों ने अलग अलग थीम रखी थी। तो अगर हम ग्लोबली बात करें और सेपरेटली बात करें तो इंडिया की जो इस बार डोमेस्टिक थीम रही थी ना दोस्तों, वो मैंने कल भी आपको बताई थी, वो थी योगा एट होम, योगा विद फैमिली। ओके, क्या थी? योगा एट होम, योगा विद फैमिली। ये तो आपकी इंडिया की अलग से रही थी सेपरेटली। ओके, इतना आपको याद रखना है। अब बात करें ग्लोबली जो सभी पर अप्लाई हो रही थी, एक सिंगल थीम थी, तो वो आपकी क्या थी? योगा फॉर हेल्थ और योगा एट होम। ओके, ज़्यादा चेंज नहीं है इसमें, तभी बच्चे कंफ्यूज होंगे। योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम, ये तो आपकी रही ग्लोबली, याद रखना है। और इंडिया की जो अलग से रही वो रही आपकी योगा एट होम, योगा विद फैमिली। दोनों चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम बात कर लेते हैं फटाफट, अगर ऑप्शंस को देखें तो बात करते हैं 23 जून को। 23 जून को आपका इंटरनेशनल ओलंपिक डे हमने सेलिब्रेट किया। याद रखना है, इंटरनेशनल ओलंपिक डे आपका कब रहता है? 23 जून को रहता है। एक और डे हमने सेलिब्रेट किया यहाँ पर, तो वो रहा यूएन पब्लिक सर्विस डे। ओके, यूएन पब्लिक सर्विस डे। जितने भी यूनाइटेड नेशन में अलग अलग कंट्रीज से आकर सर्विस प्रोवाइड करें, ये उन्हीं लोगों के लिए मनाया जाता है यूएन पब्लिक सर्विस डे। 23 जून को 2 दिन रहे। 27 जून को हमने अभी पढ़ी लिया एमएसएमई डे। 21 जून को आपका वर्ल्ड योग डे रहा, और उसके साथ साथ 2-3 कुछ और चीज़ें भी रहीं, वो थी वर्ल्ड म्यूजिक डे। 2 डे, दूसरा डे ये था, म्यूजिक और योगा साथ साथ, बस बात खत्म। 21 जून को आपको योगा याद है ना कि 21 जून को योग दिवस रहता है आपका, योगा मनाया जाता है, म्यूजिक के साथ योगा मनाओ, याद हो गया। वर्ल्ड म्यूजिक डे कब रहा? आपका 21 जून को रहा। उसी के साथ एक डे और आपको रहा, वो रहा था आपका वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे। हाइड्रोग्राफी डे। अब हाइड्रोग्राफी डे, थोड़ा सा बच्चे कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये दिन क्या है। तो हाइड्रो से तो आपको याद होगा वाटर, ओके, पानी। तो हाइड्रोग्राफी डे क्या होता है कि दोस्तों, जब समुद्र में आपने देखा होगा पनडुब्बी होती हैं, समुद्री जहाज होते हैं, तो इन सब चीज़ों के जो ग्राफर्स होते हैं ना, जो बनाते हैं, ग्राफी लिख रखा है ना, ग्राफी, तो जो ग्राफर्स होते हैं जो इन सभी चीज़ों को बनाते हैं, इनमें अपना योगदान देते हैं, उन्हीं लोगों के लिए, उन्हीं लोगों की याद में या उन्हीं लोगों को कहीं ना कहीं प्रोत्साहित करने के लिए वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे मनाया जाता है, और ये आपका 21 जून को मनाया जाता है। अब हम बात करें 20 जून की, तो 20 जून को आपका वर्ल्ड रेफ्यूजी डे रहा था। ये दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट बनाकर चलना, क्योंकि इस बार ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। 20 जून वर्ल्ड रेफ्यूजी डे। रेफ्यूजी से समझते होंगे कि कहीं ना कहीं धर्म के चलते, कुछ कार्य के चलते, कि क्या होता है कि एक जो आदमी है वो अपने देश को छोड़कर किसी दूसरे देश में शिफ्ट हो जाता है, चला जाता है, तो उन्हें रेफ्यूजी का नेम दिया जाता है। वही सेम यहाँ पर क्या है कि उन्हीं के लिए वर्ल्ड रेफ्यूजी डे सेलिब्रेट किया जाता है, और वो कब मनाया जाता है? 20 जून को मनाया जाता है। अब अगर हम बात करें 14 जून को, 14 जून को आपका रहा वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। ये आपका कब रहता है? आपका 14 जून को रहता है। ओके, इतना आपको याद रखना है। खून, अगर हम रक्त दिवस की बात करते हैं तो आपका 14 जून को रहता है। ओके दोस्तों, तो ये था आपका। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हरियाणा से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। तो हरियाणा से रिलेटेड अभी एक क्या कुछ न्यूज़ में रहा होगा, हम वही डिस्कस करेंगे। हरियाणा चीफ मिनिस्टर, सीएम की बात करें तो कौन है आपके? मनोहर लाल खट्टर। और इसके बाद अगर हम गवर्नर की बात करें तो सत्यदेव नारायण। ओके, ये आपको 2 क्वेश्चन याद हो गए। उसके बाद अभी इन्होंने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करें तो क्या किया है? अनाउंस किया है। अनाउंसमेंट मतलब कुछ ना कुछ अनाउंस किया है, बताया है। एन एनुअल फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ रुपीज़ डैश, आपको ये अमाउंट बताना है। ओके, अगर एग्जामिनर आपसे थोड़ा सा भी डीपली पूछता है ना, वो क्वेश्चन यहीं से बनेगा। ये नहीं पूछेगा कि अभी मान लो अभी किस स्कीम के अंडर ये किया गया है, लोकतंत्र सेनानीज। लोकतंत्र सेनानीज का कल भी मैंने बताया था, बहुत से सेनानी होते हैं मेनली। अब सेनानी कौन से, तो कल मैंने आपको बताया था दोस्तों कि लोकतंत्र सेनानी इसमें वो लिए गए हैं इनमें जो 1975 और 77 कि दुर्घटना के टाइम क्या हुआ था कि कुछ सेनानियों को जेल में डाल दिया गया था। तो उन्हीं जो सेनानी थे ना उस टाइम जो जेल में डाले गए थे 1975-77 की दुर्घटना के टाइम, तो
उन्हीं सेनानियों की याद में, उन्हीं को मदद करने के लिए क्या किया है, अभी लोकतंत्र सेनानी के नेम से हरियाणा ने एक स्कीम निकाली है, जिसमें क्या होगा दोस्तों कि एक अमाउंट हर सालाना हर साल वो दिया जाएगा, वार्षिक अमाउंट दिया जाएगा। वो किसे मिलेगा, या तो उस सेनानी को, अगर वो सेनानी नहीं है तो उसके स्पाउस की बात करें तो जो उनके मतलब लाइफ पार्टनर की बात करें, उनको वो अमाउंट मिलेगा। अब आपको वही अमाउंट बताना है कि कितना अमाउंट सालाना दिया जाएगा। ऑप्शन देखिएगा 3 लाख, 4, 5, 6 और 7। अगर हम बात करते हैं 3, 4, 5 और 6 और 7, आपको इस क्वेश्चन के अगर आंसर की बात करें तो वो बनता है आपका 5 लाख। 5 लाख लोकतंत्र सेनानी की स्कीम के अंडर हरियाणा सरकार लोकतंत्र जितने भी सेनानी कौन से टाइम के 1975 और 77 के टाइम के जो जेल में डाल दिए गए थे, इम्प्रिजन्ड कर दिए गए थे, उनको 5 लाख सालाना वार्षिक आय की मदद दी जाएगी। ये हरियाणा सरकार ने अभी स्कीम निकाली है। ओके, अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या रहा। हरियाणा चीफ मिनिस्टर हो गया, चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर। गवर्नर कौन रहे आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, याद कीजिएगा अगर याद है तो। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर हैज़ इनोग्रेटेड गुड़गांव एम्बिशियस इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ICCC। एक क्वेश्चन तो यहाँ से ICCC यही बन जाता है। ओके, क्वेश्चन आएगा ICCC में तीसरा C क्या है, पहला C क्या है, दूसरा C क्या है, यही क्वेश्चन बन जाएगा। एग्जामिनर यही पूछ लेगा, यहीं से बात खत्म कर देगा, आगे वो पूछेगा ही नहीं। तो सबसे पहले तो यही देखना है कि ICCC क्या है आपका, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। और ये कहाँ पर बेस्ड है, गुड़गांव बेस्ड रहा। और ये किसने अभी सेटअप किया है, हरियाणा ने सेटअप किया है। यहाँ से क्वेश्चन याद रखने हैं आपको। अब ICCC इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की बात करें तो ये क्या है, सबसे पहले तो ये काम क्या करेगा। तो आजकल आप देख रहे होंगे कि साइबर अटैक्स बहुत हो रहे हैं कहीं ना कहीं, मतलब अभी चाइना ने 40,000 प्लस हमारे साइबर अटैक रहे थे, चीज़ें हैक करने की कोशिश की गई थी हमारे इंडिया की जितनी भी थी, मोस्टली बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस थी उनका सिस्टम। और दूसरा कि हरियाणा सरकार ने अभी जगह जगह सेफ्टी, लोगों को सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए जो कैमराज लगाए हैं ना दोस्तों, जगह जगह उन्होंने कैमरा सेटअप किए हैं, उन पर निगरानी रखने के लिए, उनका काम एक जगह पर एस्टेब्लिश करने के लिए सेंटर एस्टेब्लिश किया है। और ये सेंटर उन सभी चीज़ों को मैनेज करेगा, उन सभी चीज़ों को देखेगा, ICCC। और ये गुड़गांव बेस रहा, ये भी याद रखना है। तो इसमें बताना है हाउ मच अमाउंट अलोकेटेड फॉर दिस। अलोकेटेड का मतलब है ये कितने अमाउंट, मतलब इसमें कितनी राशि हरियाणा सरकार निवेश करेगी, ये बताना है। 38 करोड़, 36 करोड़, 35 करोड़, 34 करोड़, 32 करोड़। अगर बात करें 38, 36, 35, 34, 32, क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग रहेगा आपको। अगर ऐसे अमाउंट आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं ज़्यादा संभावना गलत होने की होती है। हम बार बार पढ़ेंगे इस चीज़ को, जहाँ भी चीज़ें हरियाणा से रिलेटेड होगी हम बार बार ये क्वेश्चन पढ़ेंगे, याद हो जाएगा। बस थोड़ा सा विश्वास रखिएगा दोस्तों, जो आपका आंसर बनता है वो बनता है 36 करोड़। 36 करोड़ इस सेंटर के लिए अलोकेट किए गए। ओके, अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, MCQs फॉर्म जो हमने कल क्वेश्चन देखे थे उनसे रिलेटेड। तो देखिएगा क्या है ये भी। विच स्टेट गवर्नमेंट टू लॉन्च मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार स्कीम। मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार स्कीम एक स्कीम है, अभी क्या है एक स्टेट ने लॉन्च की है। सबसे पहले तो यही बता देती हूँ कि मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार स्कीम क्या है। कल की वीडियो अगर आपने अच्छे से देखी है ना दोस्तों, आपको याद होगा क्योंकि हमने इस स्कीम को डिटेल में पढ़ा था। इसमें क्या है, ये प्रेग्नेंट जितनी भी लेडीज़ हैं, हमारी सिस्टर मदर्स हैं, उनके लिए है ये। और इस स्कीम के अंडर क्या होगा दोस्तों कि 4 बार इनका चेकअप किया जाएगा और चारों बार उनको चेकअप के बाद किट प्रोवाइड की जाएगी, एक पौष्टिक आहार से भरपूर होगी जिसमें गुड़, घी, चावल, सब चीज़ें जो एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं वो सब इस किट में प्रोवाइड की जाएंगी। ये रही आपकी मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार स्कीम। अब ये स्कीम बात की है कि कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, तो देखिएगा हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, ओडिशा, त्रिपुरा। तो अगर इस क्वेश्चन के हम आंसर की बात करते हैं दोस्तों, तो आपका जो आंसर बनता है वो आपका आंसर बनता है दोस्तों त्रिपुरा। त्रिपुरा ने अभी ये स्कीम निकाली है और इस स्कीम का जो आंसर रहा वो रहा आपका त्रिपुरा। त्रिपुरा ने ये स्कीम निकाली है मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार स्कीम। अब अगर हम बात करें हरियाणा की, ऑप्शन के साथ भी देख लेते हैं, हर बार ऑप्शन के साथ खेलिए, मज़ा आएगा आपको भी। जाओ ऑप्शन देखेंगे ना, आंसर तो हो गया, आंसर को छोड़ दो, अब ऑप्शन है ना उन पर भी जाओ। ऑप्शन का सोचो कि इनसे रिलेटेड भी कुछ ना कुछ चीज़ें हुई होंगी, करंट अफेयर में रहा होगा, करंट अफेयर में ना स्टैटिक पढ़ लो मगर पढ़ो, बहुत मज़ा भी आएगा और आपके लिए ईजी भी रहेगा, बहुत अच्छे से कर पाओगे आप। तो देखते हैं हरियाणा की। अब हरियाणा की एक
स्कीम बता लेते हैं, स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन है, स्कीम करते हैं। हरियाणा की स्कीम रीडिंग मिशन, कल की वीडियो में भी हमने ये डिस्कस किया था। रीडिंग मिशन क्या रहा, हरियाणा की स्कीम रही। अब हरियाणा की कल मैंने 2 स्कीम और भी बताई थी, कुछ ना कुछ आपकी ना रिलेटेड थी, किन से रिलेटेड थी सोचिएगा, व्यापार से रिलेटेड, व्यापारियों से रिलेटेड हमने 2 स्कीम डिस्कस की थी। वो 2 स्कीम कौन सी थी देखिएगा। सबसे पहली जो स्कीम थी वो थी आपकी मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना। मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना। बीमा योजना से याद होगा कि ये इंश्योरेंस स्कीम है, इसमें बीमा दिया जाएगा उन व्यापारियों को, अगर कोई भी दुर्घटना संबंधित उनसे वो बीमा करवाते हैं तो उनको। और दूसरी जो आपकी स्कीम रही दोस्तों वो आपकी रही मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना। क्षतिपूर्ति बीमा योजना का मतलब है कि क्षति कहीं ना कहीं उनकी, अगर मान लो सपोज करो आप व्यापार कर रहे हो किसी चीज़ का, आपने इसके अंडर आपने बीमा करवा लिया, आपको कोई क्षतिपूर्ति हो जाती है, माल रिलेटेड हानि हो जाती है, आपकी चीज़ें सपोज आग से पानी से कहीं भी कहीं ना कोई कुछ क्षति पहुंचती है, तो उनकी क्षतिपूर्ति के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है हरियाणा सरकार द्वारा। ओके, अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र से आपको याद रखना है अटल सोलर कृषि पंप योजना। इसमें बात करें तो अटल सोलर कृषि पंप योजना की आप सिंचाई करते होंगे, ऑलमोस्ट किसान परिवार से रिलेटेड जो बच्चे हैं उनको पता होगा कि सिंचाई के टाइम पंप जो हम ट्यूबवेल वगैरह लगाते हैं उनसे रिलेटेड पानी की बहुत ज़्यादा नीड रहती है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्या किया था कि एक वेब पोर्टल लॉन्च किया। आप वहाँ जाइए, अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए, आपको उसके अंदर क्या मिलेगा, उस ट्यूबवेल की जो है आपको वो मिलेगा, सरकार आपको वो सेटअप करके देगी और आपको उसकी मंजूरी देगी। तो उसी के लिए अटल सोलर अभी कृषि पंप योजना स्टार्ट की है महाराष्ट्र ने। अब बात करें हम अगर कर्नाटका की, तो देखिएगा दोस्तों कर्नाटका की जो रही वो रही शपथ पड़ी विवाह योजना। थोड़ी सी अलग है पर ध्यान में रखिएगा, सप्तपदी विवाह योजना, 1 लाइन फॉर्म में याद रखिएगा। सप्तपदी विवाह योजना आपकी किसने लॉन्च की, कर्नाटका ने। ओके, अब बात करते हैं और हम ओडिशा की बात करें तो ओडिशा में जो अभी एक रही कृषि उद्योग योजना, ये आपकी कहाँ रही, ओडिशा की रही। कृषि उद्योग योजना आपकी कहाँ की रही, ओडिशा की रही। तो ये तो रही आज की हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर्म में। अब हम देखते हैं हमारे आज के रिलेटेड जो करंट अफेयर रहेंगी 1 लाइनर फॉर्म में देखेंगे, और जहाँ हमें डिटेल में पढ़ने की नीड होगी हम उन्हें डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। ओके दोस्तों, अब हम मूव करते हैं हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की तरफ। पहली देखिएगा, सबसे पहले क्या रही आपकी, नरेंद्र तोमर लॉन्च गरीब कल्याण रोजगार अभियान वेब पोर्टल। वेब पोर्टल का मतलब क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले तो यही समझ लीजिए। वेब पोर्टल आपका एक, जैसे आप यूज़ करते होंगे, बहुत सी साइट यूज़ करते होंगे, उन साइट पर जाते हैं, आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, आप अपना मतलब फॉर्म फिल करते हैं, वैसे ही वो जितनी भी सारी चीज़ें आप करते हैं ना, वो एक वेब पोर्टल पीछे एक वेब पोर्टल लॉन्च किया होता है, उस वेब पोर्टल पर आप ये सब करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिकली रहता है। वही अभी सेम क्या किया है दोस्तों कि नरेंद्र तोमर ने लॉन्च किया है गरीब कल्याण रोजगार अभियान वेब पोर्टल। ये किन के लिए किया है, कोविड-19 के चलते जितने भी लोग थे, माइग्रेंट्स थे, जो यहाँ के सपोज कीजिए हरियाणा के लोग हैं, वो कहीं और दूसरे किसी स्टेट में जाकर अपना काम चला रहे थे, अब उनका काम ठप हो गया है, वो अपने देश अपने राज्य वापस लौट गए हैं, तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए क्या किया है, गरीब कल्याण रोजगार अभियान अभी वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है। अब अगर हम इसे डिटेल में देखें तो हमारा जो यूनियन मिनिस्टर है रूरल डेवलपमेंट, पंचायती राज और एग्रीकल्चर फार्मर के, वो है नरेंद्र सिंह तोमर। ओके, नरेंद्र सिंह तोमर की अभी हमने डिस्कस की, तो ये आपके कौन है, यूनियन मिनिस्टर हैं रूरल डेवलपमेंट, पंचायती राज, एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के। नरेंद्र सिंह तोमर मिनिस्टर रहे और उन्होंने ही ये लॉन्च किया है गरीब कल्याण रोजगार अभियान। और अगर बात करें अब मिनिस्ट्री की, जो रूरल डेवलपमेंट है वो क्या है आपकी, एक नोडल मिनिस्ट्री है, प्रोग्राम है
जो इसमें टोटल फंडिंग रहेगी कि इसमें कितना फंड प्रोवाइड किया जाएगा, अलोकेट किया जाएगा, कितनी राशि इसमें निवेश की जाएगी, तो वो आपको याद रखना है 50,000 करोड़। सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम्स की बात करें या फिर स्टेट लेवल की एग्ज़ाम की बात करें तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। आजकल मोस्टली क्या है, क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं ना वो आपके राशि से रिलेटेड ही पूछे जाते हैं। इकोनॉमी बेस्ड अगर क्वेश्चन की बात करें तो वो राशि से रिलेटेड ही आ जाता है। कोई स्कीम आ गई, स्कीम का नहीं पूछेंगे कि स्कीम के अंडर क्या है, किसके लिए है, कौन सा राज्य दे रहा है, इस स्कीम के अंडर कितना अलोकेशन किया गया, कितनी निवेश की गई, वही पूछते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मानकर चलिएगा, 50,000 करोड़ अभी इसमें पूंजी निवेश की जाएगी। और किसमें? गरीब कल्याण रोजगार अभियान में। और ये लॉन्च किसने की है? नरेंद्र सिंह तोमर ने। ओके, इतना आपको याद रखना है। मूव करते हैं हम हमारे नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, माइकल मैर्टिन बिकम न्यू पीएम ऑफ आयरलैंड। आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर अभी नए नियुक्ति हुए हैं। अब नियुक्ति पूछेगा क्वेश्चन में, सेंट्रल लेवल का आप एग्जाम दे रहे हो, बैंकिंग, एसएससी, सीजीएल, आपको पूछेगा कि आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं। नहीं, ये नहीं पूछेंगे। कहीं ना कहीं जो हमारी कंट्रीज़ होती है ना दोस्तों, हमसे रिलेटेड, हमसे कहीं ना कहीं कनेक्टेड होती है किसी ना किसी रूप से, उनसे रिलेटेड अगर क्वेश्चन बनते हैं ना, उनसे रिलेटेड कोई भी न्यूज़ में आती है तो सबसे पहले तो वो बनती है कि उनकी कैपिटल पूछ लेगा, वो उसकी करेंसी पूछ लेगा। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उसकी स्टैटिक पोर्शन से बनते हैं। ओके, फिर भी अगर हम बात करें इस करंट अफेयर की तो हमें याद करके चलना है। अभी हम सीख रहे हैं तो माइकल मार्टिन अभी क्या है, न्यू प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किए गए हैं। किसके? आयरलैंड के। तो आयरलैंड की अगर बात करें तो जो डबलिन है वो इसकी कैपिटल है। आयरलैंड, डुबलिन, और इसकी बात करें जो यूरो, ओके, करेंसी। ट्रिपल सी रूल अप्लाई करना है। ट्रिपल सी रूल क्या है दोस्तों, पहले ये बता देती हूँ। सबसे पहले कोई भी आपकी क्या आ गई, आपकी आ जाता है कंट्री आ गई, कंट्री से रिलेटेड कैपिटल और उसकी करेंसी, कंट्री, कैपिटल, करेंसी, तीनों एक फ्लो में याद करो, याद रहेगा। अगर ऐसे याद करने लगे ना कि इस कंट्री की कैपिटल ये, अच्छा इसकी इसी कंट्री की करेंसी ये, नहीं याद होगा, बहुत पजल हो गए। ट्रिपल सी रूल ये अप्लाई करो। अब अगर इसकी बात करें तो आयरलैंड, डबलिन, यूरो, आयरलैंड, डबलिन, यूरो, आयरलैंड, डबलिन, यूरो, 3-4 बार पढ़ लो, एक बार अटपटा लगेगा लेकिन याद ज़रूर होगा, आजमाइएगा। आयरलैंड, डबलिन, यूरो, ये इसकी मोस्टली कैपिटल और करेंसी रही। अब अगर बात करें आयरलैंड की, प्राइम मिनिस्टर तो माइकल मार्टिन रहे। अब इसकी बात कर रहे थे प्रेसिडेंट की भी, तो वो माइकल डी हैगिन्स रहे। इतना इंपॉर्टेंट नहीं बनता है, मगर फिर भी कुछ चीज़ें सीख रहे हैं तो कुछ नया ऐड कर लेते हैं। सीखने में कोई पैसा नहीं लगता है दोस्तों। अब अगर इस वीडियो में आपको बता रहे हैं तो बस ध्यान दीजिए, ध्यान देंगे आपको याद होगा। इतनी सी चीज़ें याद रखनी है, माइकल डी हैगिन्स। अब मूव करते हैं हम हमारे नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट करंट अफेयर देखिएगा दोस्तों क्या रही, बैटरी स्वैपिंग फैसिलिटी QIS इनोग्रेटेड इन चंडीगढ़ से सबसे पहले तो यही क्या है, हमारे स्टेट की अगर रिलेटेड बात करें तो हमारे हरियाणा और पंजाब की राजधानी रही चंडीगढ़। अब चंडीगढ़ में क्या किया है, बैटरी स्वैपिंग फैसिलिटी QIS लॉन्च किया गया है, एक स्टार्ट किया गया है, कुछ शुरुआत की गई है। तो अब अगर हम बात करें इसके पूरे नेम की तो ये है बैटरी स्वैपिंग फैसिलिटी क्विक इंटरचेंजिंग सर्विस। थोड़ा सा बता देती हूँ इस स्कीम के बारे में। इस स्कीम में क्या होगा दोस्तों, आप व्हीकल यूज़ करते होंगे, अब पेट्रोल के डीजल के आप दाम देख रहे हैं, और उसी पीछे अभी बहुत थोड़े टाइम पहले क्या हुआ था, बैटरी रिलेटेड आपके न्यू व्हीकल्स आने स्टार्ट हुए थे। आप बैटरी रिलेटेड अगर बात करते हैं, स्कूटी चलाते हैं तो वो बैटरी रिलेटेड स्कूटी आ रही है, और बाइक में भी अब ये फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है, गाड़ियों में फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है। कहीं ना कहीं क्या है कि हमारे देश को जो मेक इन इंडिया की अगर प्रोग्राम की बात करें तो अगर पेट्रोल वगैरह है उस पर क्या है कि हमारा देश बाहर के देशों को ज़्यादा पैसा ना दे, ऐसी कुछ इनिशिएटिव हमारी भारत सरकार ले रही है। उसी इनिशिएटिव का एक हिस्सा है कि बैटरी स्वैपिंग फैसिलिटी QIS लॉन्च किया गया है चंडीगढ़ में। इसके अंतर्गत क्या होगा कि अगर आपके व्हीकल है, व्हीकल में आप बैटरी रिलेटेड कोई भी व्हीकल यूज़ करते हो, अगर उसमें थोड़ी बहुत खराबी होती है तो वो क्या करेगी, क्विक इंटरचेंजिंग सर्विस होगी। आप कहीं से भी उस बैटरी को इंटरचेंज करवा सकते हैं। इसके सेंटर जगह जगह सेटअप किए जाएंगे बिना ज़्यादा देरी के, कि आपको टाइम जो सर्विस है वो विदिन मिनट सेकेंड्स आपको प्रोवाइड की जाएगी। और अगर बात करें नॉन, ये जो की गई है, ये जो अगर हम बात करें बैटरी स्वैपिंग फैसिलिटी QIS की, तो ये नॉन बेंडिंग स्ट्रेटजी रही, और किन दोनों के बीच में रही, इंडियन ऑयल और सन मोबिलिटी। ये आपकी दो ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने मिलकर ये स्टार्ट किया है। कौन सी? इंडियन ऑयल, सन मोबिलिटी। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी हैं। इन दोनों ने टाइड अप किया है, पार्टनरशिप की है, समझौता किया है, और इसी समझौते के अंतर्गत आपकी बैटरी स्वैपिंग फैसिलिटी
QIS को लॉन्च किया गया है। अब अगर बात करें इंडियन ऑयल की, तो इंडियन ऑयल से एक क्वेश्चन आपको याद रखना है, चेयरमैन संजीव सिंह, ये अभी रिसेंटली नियुक्त थे थोड़े टाइम पहले, तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखना है। मूव करते हैं हम हमारी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो देखिएगा, अब अगर हम इस न्यूज़ की बात करें दोस्तों, तो G20 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्चुअल एजुकेशन मिनिस्ट्री मीट, G20 की बात करें तो दोस्तों ये ग्रुप है 20 ऐसे देशों का जो कहीं ना कहीं या तो विकसित हैं या विकासशील हैं, अभी विकसित हो रहे हैं, पूरी तरह से विकसित नहीं है। ग्रुप है 20 कंट्रियों का। ओके, सबसे पहले तो वो 20 सबसे पहले कंट्री याद कर लेते हैं हम। देख लीजिए, सिर्फ याद क्या करना है, बार बार पढ़िएगा तभी याद होंगी, ये रटने वाली चीज़ें हैं। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, टर्की, यूके, यूएस और EU यूरोपियन यूनियन। ये 20 ऐसी कंट्रीज़ रहीं जो G20 के समिट के अंडर आती हैं, ग्रुप है। और ये कहीं ना कहीं कोई अगर देश में प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी हमारे पूरे वर्ल्ड पर प्रॉब्लम आ रही है, उसको डिस्कस करती हैं, उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करती हैं, उस पर काम करती हैं ये। तो अब ये अभी न्यू मीट रखी गई है। मीट का बात करें तो एक मीटिंग हुई है, और ये कहाँ हेल्ड हुई है ये याद रखना है, सऊदी अरेबिया। एक क्वेश्चन तो यही होगा कि G20 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्चुअल एजुकेशन मिनिस्ट्री की मीट रही थी, वो आपकी किसने होस्ट की, वो सऊदी अरेबिया ने होस्ट की। अब अगर हम बात करें, ये यूनियन HRD मिनिस्टर श्री रमेश पोखरियाल निशंक हमारे कौन है, HRD मिनिस्टर हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट मिनिस्टर। तो इन्होंने इस मीटिंग में इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। क्वेश्चन बन सकता है, G20 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्चुअल एजुकेशन मिनिस्ट्री मीट थी, उसमें किसने हिस्सा लिया, भारत की तरफ से हमारे HRD मिनिस्टर जो रमेश पोखरियाल निशंक सर हैं, उन्होंने हिस्सा लिया था। इस मीटिंग का जो एजेंडा था दोस्तों, वो ये था कि कहीं ना कहीं कोरोना के चलते बच्चों को स्टडी का जो वो स्टडी से दूर होते जा रहे हैं, उनको कनेक्ट रखने के लिए, उन पर बात करने के लिए कि आने वाले जो बच्चे हैं वो कल का भविष्य है। तो उन्हीं से रिलेटेड इस मीटिंग का एजेंडा रहे था कि हम बच्चों को कैसे स्टडी से कनेक्ट रखें, उनके लिए हम क्या नए इनिशिएटिव ले सकते हैं, उनको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, और कहीं ना कहीं बच्चों के जो माइंड पर बर्डन आ रहा है इन सब के चलते, कोरोना के चलते, लॉकडाउन के चलते, तो उनको कैसे सॉल्यूशन प्रोवाइड करें, ये सब इस मीट में डिस्कस किया गया था। वो अलग चीज़ें हैं, वो हमारे इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं बनती, आपको सिर्फ ऑप्शन टिक करने हैं। तो ऑप्शन से रिलेटेड यही बनेगा, G20 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्चुअल एजुकेशन जो मीट हुई थी, उसमें पार्टिसिपेट किसने किया, HRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने, और हेल्ड किसने किया, सऊदी अरेबिया ने। आपको सिर्फ इतना याद रखना है। मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, जो आपकी करंट अफेयर है, UN ऑनर्स, यूनाइटेड नेशन ऑनर्स केरला हेल्थ मिनिस्टर के शैलजा क्या है, केरला की हेल्थ मिनिस्टर हैं, और उन्हें क्या किया है, अभी यूनाइटेड नेशन ने क्या किया है, सम्मानित किया है। अब सम्मानित किया है, ऑफ कोर्स उन्होंने कोई बढ़िया काम किया होगा, कुछ नया इनिशिएटिव लिया होगा, किसी चीज़ को जागरूकता के बारे में पढ़ा होगा, पढ़ाया होगा या बोला होगा। तो उसी के लिए क्या किया है कि सबसे पहले तो ये केरला की जो हेल्थ मिनिस्टर रहीं के शैलजा, इनको क्या किया है, UN ने सम्मानित किया है। थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं किस लिए किया है। शैलजा वॉज द ओनली स्पीकर, सिर्फ एकमात्र स्पीकर रही हैं, फ्रॉम द कंट्री टू स्पीक ऑन द स्ट्रेटेजी अडॉप्टेड बाय केरला टू कर्ब कोविड-19 ट्रांसमिशन। कोविड-19 के चलते केरला ने जितने भी इनिशिएटिव लिए थे, जितनी भी उन्होंने स्कीम निकाली हैं, ये सिर्फ एकमात्र पूरी हमारी कंट्री है इंडिया की ऐसी मिनिस्टर रही हैं जिन्होंने हर एक के बारे में खुलकर चर्चा की है। स्पीकर, ओनली स्पीकर रही हैं, और हर एक स्कीम पर चर्चा की, हर एक स्कीम को इन्होंने बताया है, डिटेल में बताया है, कहाँ इनकी खामियां रहीं, कहाँ इन्होंने बहुत बेहतर किया, हर एक चीज़ इन्होंने डिस्कस की है। तो इसी के चलते UN ने इन्होंने सम्मानित किया है। She was the one among several leaders across the world invited to speak on the occasion of United Nations Public Service Day। अभी हमने यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे पढ़ा कि वो कब मनाया गया था आपको 21 जून को मनाया गया था, हमने शायद देखा होगा 21 का 23 का जून का। देखिएगा अगर आपको याद है, हमने पीछे भी डिस्कस किया है, तो अभी कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट करना है। अब बात करते हैं इसकी, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, केरला की हेल्थ मिनिस्टर कौन है, के शैलजा, उन्हें अभी किसने सम्मानित किया है, UN यूनाइटेड नेशन ने। बस बात खत्म, आपको इतना याद रखना है। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट की तरफ।
मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की यहाँ पर बात की गई है। अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, जो मिनिस्ट्री आती है वो सबसे पहले किसके अंडर आती है? प्रहलाद सिंह हमारे जो पटेल हैं उनके अंडर आती है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर सेलिब्रेट संकल्प पर्व के नेम से अभी पर्व की बात करें, उत्सव रहा, और ये किसने मनाया है? हमारी कल्चर मिनिस्ट्री ने बनाया है। कल्चर मिनिस्ट्री की बात रहे, कल्चर मिनिस्टर कौन है हमारे? तो वो हमारे प्रहलाद सिंह पटेल के अंडर आती है। फ्रॉम 28 जून टू 12 जुलाई 2020, 28 जून से 12 जुलाई 2020 तक हमारा संकल्प पर्व मनाया जाएगा। इस संकल्प पर्व का अगर बात करें तो ये क्या होगा दोस्तों? एक संकल्प की बात की गई है, हमारे नरेंद्र मोदी जी ने भी इस पर बात की है। जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, जितने भी महाविश्वविद्यालय हैं, विश्वविद्यालय हैं, कॉलेजेस हैं, जितने भी स्कूल हैं, उन्हें क्या किया गया है? एक संकल्प के बारे में बात की गई है, जिसके अंडर क्या होगा कि 5 पेड़ लगाने हैं। हर एक इंस्टीट्यूशन की बात करें, हर एक जितने भी हमारे विश्वविद्यालय, महाविश्वविद्यालय की बात करें, उनको 5 पेड़ लगाने का एक संकल्प लेना है। और अगर बात करें इन 5 पेड़ों की, वो 5 पेड़ कौन से उन्होंने कहे, तो दे आर इंक्लूडेड आंवला, बेल, पीपल, बरगद, अशोक। ये 5 पेड़ों की इन्होंने इसमें डिस्कस किया था, नाम लिया था कि इन 5 पेड़ों को लगाने का संकल्प लें कि आप ये 5 पेड़ लगाएंगे। तो ये संकल्प पर्व रहा, और कब से कब तक? 28 जून से 12 जुलाई तक रहा। अब बात करें यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर और टूरिज्म की, तो वो आपके प्रहलाद सिंह पटेल रहे, इतना याद रखना है। अब मूव करें हम हमारे नेक्स्ट की तरफ, तो देखिएगा यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर कल्चर एंड टूरिज्म प्रहलाद सिंह पटेल, ये इसके आगे डिटेल में रहा कि नेशनल जो प्रोडक्टिविटी है, नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल एनपीसी की, और ये इसने क्या किया है कि अभी इंटरनल ट्रेड डीपीआईआईटी की बात करें, डिपार्टमेंट ऑफ फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, इसके अंडर आई है और इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है। तो इनके अंडर इस मिनिस्ट्री ने इसका सारा जिम्मा उठाया, जो हमने संकल्प पर्व की बात की थी। और ये किसके अंडर आया है? नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल इसमें वर्क करेगी, और डीपीआईआईटी इसमें काम करेगी, और इसमें मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो भी इसमें आगे हिस्सा लेगी। मतलब इन 2-3 जो हमारी मिनिस्ट्री हैं, इन्होंने मिलकर इस पूरे जो संकल्प पर्व का है उसका जिम्मा उठाया है, आपको याद रखना है। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट की तरफ। ये बहुत बढ़िया न्यूज़ है, शायद इंडिया के लिए, हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए अगर बात करें तो बहुत बढ़िया न्यूज़ रही है। अर्थव्यवस्था की बात करें तो अभी पीछे हम बात कर लेते हैं। आपने पढ़ा होगा कि बाबा रामदेव की बात करें, उन्होंने कोविड-19 की अनाउंसमेंट की थी कि हमने दवाई बना ली है। बाबा रामदेव की शायद कहीं ना कहीं उनसे रिलेटेड बहुत से मिथ रहे हैं, हम उनकी बात नहीं करेंगे, मगर अगर ऐसा है, सच में ऐसा है, तो भारत देश के लिए ये इससे ज़्यादा, अगर हम गर्व की बात करें कि इतनी जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं वो नहीं बना पाई हैं, अगर भारत ये कर लेती है ना दोस्तों, तो शायद चाहे वो बाबा रामदेव जी हों, चाहे कोई भी हो, मगर हमारे देश का कोई इंसान अगर ऐसा करेगा ना दोस्तों तो हमारा देश को अगर आने वाला समय है ना बहुत पलट जाएगा। अगर हम बात करें यूएस, यूके, चाइना, जो हमने 2025 तक टारगेट रखा था वर्ल्ड का जो सेकंड बड़ा सबसे देश बनने का, वो सपना पूरा हो सकता है। वो एक बात साइड में रख लेते हैं। यहाँ पर बात करते हैं कि इंडिया बिकम फर्स्ट कंट्री टू कंट्रोल लोकस्टस थ्रू ड्रोन्स। ड्रोन की बात करें, ड्रोन आपने ज़्यादातर शादियों में देखा होगा। शादियों में आपने अभी एक नया चीज़ चल रहा है कि शादी ब्याह में आप बैठे होते हो, आपके ऊपर से ना एक एरोप्लेन सा घूमता हुआ जाता है, वो रिकॉर्ड करता है सब कुछ, उसी को ड्रोन का, वैसे ही ड्रोन होते हैं, सेम चीज़ें होती हैं। तो क्या किया है कि भारत एक ऐसा पहला देश बन गया है। लोकटस की बात करें, टिड्डियाँ, हिंदी में अगर बात करें टिड्डियाँ, जो पाकिस्तान के थ्रू होते हुए हमारे इंडिया में, भारत में, राजस्थान में जिन्होंने जो आई थी, और ऑलमोस्ट बहुत सी फसलें, बहुत सा नुकसान रहा है हमारे देश को उसकी वजह से। तो कोई भी देश उस पर कंट्रोल नहीं कर पाया था, मगर इंडिया पहला स्टेट बन गया है। इंडिया बिकम फर्स्ट कंट्री बन गया है जिसने ड्रोन की मदद से, उन्होंने ऐसा ड्रोन बनाया है कि लोकटस, टिड्डियों पर अपना नियंत्रण कर लिया है। इसके बारे में अगर डिटेल में देखें तो अंडर द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है, नरेंद्र सिंह, हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह हैं, उन्होंने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया था कि द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कॉरपोरेशन एंड फार्मर वेलफेयर, DAC एंड FW की बात करें, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की बात करें, उन्होंने क्या किया है, अभी डेवलप किया है अ व्हीकल माउंटेड अल्ट्रा लो वॉल्यूम मतलब बहुत लो वॉल्यूम पर, कि जैसे आवाज़ें आती हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा, कि उनको उनके ड्रोन की मदद से हम उन टिड्डियों पर नियंत्रण कर पाएंगे, उनको ख़त्म कर पाएंगे, हम उन पर नज़र रख पाएंगे, सब कुछ इस ड्रोन की वजह से होगा। और ये एक स्प्रेयर रहेगा, स्प्रे के माध्यम से क्या होगा कि आप अगर आवाज़ करते हैं, क्या करते हैं कि हम
आवाज़ करते हैं, किसी भी टिड्डी की तरफ जाते हैं, उनको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, तो क्या करते हैं दोस्तों, वो टिड्डियाँ वहाँ से हट जाती थी, तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता था, बहुत ज़्यादा एक्सपेंस हो रहा था। तो उसी सब चीज़ों को देखते हुए क्या किया, अभी इंडिया पहली कंट्री बन गई है जिसने एक ड्रोन डेवलप किया है, स्प्रे करेगा वो उन टिड्डियों पर, अल्ट्रा लो वॉल्यूम रहेगा और उससे उन टिड्डियों का खात्मा होगा। इतनी चीज़ आपको याद रखनी है। अब मूव करते हैं हम हमारी नेक्स्ट की तरफ। हरियाणा से रिलेटेड ये करंट अफेयर है। करंट अफेयर का अगर बात करें तो स्टेट से रिलेटेड बहुत कम करंट अफेयर्स रहती हैं, स्कीम्स रहती हैं, तो हम जितनी पीछे अब तक की स्कीम आ चुकी हैं, पिछली करंट अफेयर है, हम उसमें कवर करके चलेंगे, अभी रिसेंटली जितनी भी रही हैं। तो इसमें देखिएगा दोस्तों कि क्या है हरियाणा की करंट अफेयर। सबसे पहले बात करते हैं सोलर वाटर पंपिंग स्कीम की। हरियाणा ने ये स्टार्ट की है पीएम कुसुम के अंडर, ठीक है। अगर बात करें अंत्योदया सरल पोर्टल, एक पोर्टल लॉन्च किया था हरियाणा ने। तो क्वेश्चन यही बनेगा, अंत्योदया सरल पोर्टल कौन सी स्टेट गवर्नमेंट का है, हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट का। उसके अंडर अभी पीएम कुसुम के नेम से सोलर वाटर पंपिंग स्कीम है जो वो हरियाणा ने लॉन्च की है। तो आपको याद रखना है सोलर वाटर पंपिंग स्कीम किसने लॉन्च की है, हरियाणा ने। किस स्कीम के अंडर की है, अगर हम एचएसएससी के एग्जाम की बात करें तो ये बन सकता है सोलर वाटर पंपिंग स्कीम है, हरियाणा ने लॉन्च की। किस स्कीम के अंडर, किस पोर्टल के अंडर की, तो वो की आपकी अंत्योदय सोलर सरल पोर्टल के अंदर। नेक्स्ट देख लेते हैं, हरियाणा संपर्क बैथल मोबाइल ऐप फॉर प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट्स। अभी क्या किया है दोस्तों, हरियाणा ने संपर्क बैठक मोबाइल ऐप निकाली है। प्राइमरी स्कूल के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए, उनके स्टडी रिलेटेड मोबाइल पर सारी चीज़ें प्रोवाइड करने के लिए एक ऐप रहेगी जो आप ऐप स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। हरियाणा की तरफ से संपर्क बैठक मोबाइल ऐप, और ये प्राइमरी स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए रहेगी। नेक्स्ट देखिएगा, हरियाणा विकलांग हैंडीकैप्ड पेंशन योजना। अभी हरियाणा ने एक पेंशन योजना निकाली है, विकलांग पेंशन योजना, हैंडीकैप्ड पेंशन योजना। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको याद रखना है, इसमें क्या होगा, 1800 रुपये हर महीने जितने भी विकलांग है इसके अंडर रजिस्टर्ड होंगे उनको प्रोवाइड करेगी। और ये अभी रिसेंटली चल रही है। आप में से अगर किसी भी दोस्त को, भाई बहन को, जिसको भी नीड हो, वो इसके अंडर अभी भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, हरियाणा पशु किसान क्रेडिट कार्ड। जितने भी पशु से रिलेटेड, अगर हमारी बात करें हस्बेंड्री से रिलेटेड, फार्मर से रिलेटेड, एक नई स्कीम निकाली है क्रेडिट कार्ड की। हरियाणा पशु किसान क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है हरियाणा ने, जिसके अंडर क्या है कि लोन प्रोवाइड किया जाएगा 4% इंटरेस्ट रेट पर, 4% इंटरेस्ट इसका रेट रहेगा। तो ये था दोस्तों आज का ओवरऑल सेशन जिसमें हमने डिस्कस किया। सबसे पहले हमने एमसीक्यूज फॉर्म में कल की हमने चीज़ें देखी, कल की जो न्यूज़ रही थी उनको एमसीक्यूज फॉर्म में क्वेश्चन भी डिस्कस किया आपके रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद हमने सेंट्रल लेवल की हमने जितनी भी न्यूज़ थी वो देखी। उसके बाद हमने देखी हरियाणा से रिलेटेड स्कीम जो आपकी कहीं ना कहीं मदद करेगी एग्ज़ाम, अगर आप स्टेट बेस अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो इन पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखकर चलना है। और पीडीएफ का जो अगर आपको लिंक है तो वो जीके बाय प्रदीप सर टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़िए दोस्तों, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, घर में रहिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। शब्बा खैर, बाय बाय।